क्रॉस। सुने भाई, आज हमें पढ़ना है कहां से? फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम पिगमेंट से। फाइटोक्रोम को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे 2-3-4 क्वेश्चंस पूछ लूं, मुझे पहचान के बताएं इन प्लांट में से शॉर्ट डे प्लांट कौन से हैं और लॉन्ग डे प्लांट कौन से हैं। आप मुझे ये बताएंगे, ऑनलाइन वाले भी फिजिकल वाले भी। सुने भाई, ये वो उस पॉइंट को क्या कहते हैं जो पॉइंट डिटरमिन करती है कि प्लांट को इतनी लाइट चाहिए। वो पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल लेंथ। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट लेंथ या क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल लेंथ पॉइंट। अब एक प्लांट को ये 12 घंटे का पीरियड है, मगर एक प्लांट को लाइट चाहिए कितनी, ये मैंने लगा दिए 10 घंटे। और दूसरे प्लांट को भी लाइट चाहिए 10 घंटे। तीसरे प्लांट को ये मैं 12 घंटे पर ये डॉट्स लगा रहा हूं, ठीक है। चौथे प्लांट को लाइट चाहिए 14 घंटे, पांचवें को भी लाइट चाहिए 14 घंटे, ये 14 घंटे, इन दोनों को 10 घंटे। अभी मुझे आपने बताना है कि 1 और 2 में से शॉर्ट डे कौन सा है। अगर मैं ये कहूं कि इस प्लांट को 10 या 10 घंटे से ज्यादा लाइट चाहिए और इसको 10 या 10 से कम लाइट चाहिए। सुने भाई, 1 हो गया लॉन्ग डे प्लांट। अच्छा सुने, एक और क्वेश्चन अभी करता हूं। अगर मैं इस चीज को हटा लूं, अभी तो आपने समझ लिया, इस चीज को भी मैं हटा लूं, अगर ऐसा कहूं कि 10 के बजाय हमने यहां पे थोड़ी लाइट दे दी। कहां पे? नाइट में थोड़ी लाइट दे दी, यानी 10 घंटे से आपने 1 घंटा यहां पे लाइट दी, तो टोटल प्लांट को कितने घंटे लाइट मिली? 10 और 1 11 घंटे। 11 घंटे लाइट मिलने से जो प्लांट था उसने इतने ब्यूटीफुल फ्लावर बनाए। देख, आप देख सकते हैं, देखें ये फ्लावर्स बना लिए इसने। बताएं ये कौन सा प्लांट है? क्यों लॉन्ग डे कह दिया इसको आपने? आपने कहा सर देखें 10 घंटे या उसके ज्यादा को हम लॉन्ग डे कहते हैं, तो 10 घंटे तो पूरे यहां पे मिले, नाइट में भी लाइट मिली, इट मींस इसको टोटल लाइट मिल गई 11 घंटे की। अगर शॉर्ट डे होता तो उसका कानून ये होता 10 घंटे या 10 घंटे से ज्यादा कम, सॉरी, मगर इसको आपने ज्यादा लाइट दी है, खुश कर दिया है प्लांट को, लॉन्ग डे है। अगर ये शॉर्ट डे होता तो ये फ्लावरिंग नहीं करता, आपकी इस लाइट देने से इस बेचारे को बड़ी परेशानी होती, मतलब फ्लावरिंग नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट है लॉन्ग डे और शॉर्ट डे का। तो यहां से एक और बात क्लियर हो गई कि जरूरी नहीं कि 12 घंटे लाइट या 12 से कम तो शॉर्ट डे, 12 से ज्यादा तो लॉन्ग डे, ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है, जरूरी भी नहीं। अच्छा फिर देखें, कोई लॉन्ग डे 10 घंटे, कोई शॉर्ट डे भी 10 घंटे का हो सकता है, मगर क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा तो लॉन्ग डे, कम तो शॉर्ट डे। अब देखें, कुछ प्लांट हैं जिनको 14 घंटे लाइट चाहिए। आपने क्या किया, 14 घंटे के दौरान या 14 घंटे के बाद यहां पे इस प्लांट को आपने लाइट दे दी। अगर मैं कहूं 14 घंटे ये, 1 घंटा ये, टोटल लाइट हो गई 15 आवर्स, इसको इस प्लांट ने भी फ्लावरिंग की। अगर की तो ये लॉन्ग डे है, अगर नहीं की तो ये शॉर्ट डे है। सुने भाई, अगर आपने दिन कितने घंटे का है? 14 दिन। आपने क्या किया, इस प्लांट को जो आपने लाइट दे दी वो 14 से पहले
13 घंटे लाइट दी, 13 घंटे। जो 1 घंटा था उसके दौरान आपने क्या दे दिया, प्लांट को डार्क दे दिया मतलब दिन के टाइम उसकी लाइट छीन लिया आपने, तो प्लांट को लाइट की कमी हो गई ना। दिन कितने घंटे का था टोटल, दिन था 14 घंटे का, आपने -1 कर लिया तो अब दिन बचा 13 घंटे का। अगर इंस्टीड ऑफ दैट ये फ्लावरिंग कर रहा है तो मुझे बताएं ये कौन सा प्लांट है शॉर्ट डे है। उसने कहा मुझे 14 या 14 से कम चाहिए। भाई जितनी कम करेंगे वो खुश हो जाएगा, ये शॉर्ट डे। अगर यहाँ पे लॉन्ग डे होता और वो कह रहा है क्या 14 या 14 से ज्यादा चाहिए और आपने 1 घंटा माइनस कर लिया, अगर लॉन्ग डे होता तो 13 घंटे पे फ्लावरिंग करता, लॉन्ग डे 13 घंटे पर फ्लावरिंग करता, नेवर एवर। ओके, ये कॉन्सेप्ट था शॉर्ट डे और लॉन्ग डे का, पहले भी पढ़ाया हुआ था मैंने मगर अब रिपीट हो गया। चलो भाई अब आगे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो फाइटोक्रोम है। सुने भाई, सुने भाई, इत्मीनान से बातें सुननी है, बड़े इत्मीनान से बातें सुननी है, आसान टॉपिक से सारे के सारे। अगर मैं कह रहा हूं कि फाइटोक्रोम एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, इट मींस प्रोटीन के साथ कुछ और भी है, प्रोटीन है और उसके साथ क्या है, लिपिड है। ये लिपिड वाला जो पोर्शन है ये काम करता है एज अ पिगमेंट, और पिगमेंट का काम करके ये क्या करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है, लाइट को पहचानता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लिपिड वाला पोर्शन केराटिनॉइड लिपिड है। इट मींस कुल मिला के हम कहेंगे ये फाइटोक्रोम पिगमेंट है, ये क्या करती है, लाइट को डिटेक्ट। अगर डेप्थ में जाएं तो हम कहेंगे इस फाइटोक्रोम का लिपिड वाला पोर्शन लाइट को डिटेक्ट करता है। इन जनरल तो कह सकते हैं ना फाइटोक्रोम लाइट को डिटेक्ट करती है। सुने भाई, ये फाइटोक्रोम जो पिगमेंट है इसके होते हैं फॉर्म्स। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि भाई कोलेस्ट्रॉल है आपकी स्किन के एडिपोज टिश्यू में स्टोर है, लाइट के लगने पर ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी पर, विटामिन डी में लाइट के लगने पर। तो कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनना कोई बड़ी इतनी बात नहीं है। कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी दोनों के दोनों स्टेरॉइड लिपिड है, जस्ट थोड़ा ग्रुप का डिफरेंस है। लाइट क्या करती है, लाइट के लगने पर इसके कुछ ग्रुप्स चेंज हो जाते हैं तो विटामिन डी कह देते हैं उस लिपिड को। तो यहाँ पे भी फाइटोक्रोम जो पिगमेंट है लाइट के लगने से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फिर जब दूसरे फॉर्म को लाइट लगती है तो वो फिर पहले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम पढ़ेंगे जो फॉर्म पहला है और जो फॉर्म दूसरा है, इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट काम है। अब सुने, अब मैं फाइटोक्रोम का नाम लिख रहा हूं कि पीआर, पीआर फाइटोक्रोम का एक फॉर्म है पीआर। पी का मतलब है फाइटोक्रोम, आर का मतलब है रेड। इट मींस ये जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर पहला कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, रेड लाइट। और आपको पता होना चाहिए कि जो रेड लाइट है वो होती है दिन को, डे को। इट मींस ये फाइटोक्रोम जो पीआर है वो रेड लाइट कौन से टाइम में एब्जॉर्ब करेगा, रात में, दिन में, होती ही दिन में है। चलो भाई, अब रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो है 660 नैनोमीटर, ठीक है। तो हम इसको PR 660 भी कहते हैं, ठीक हो गया। फाइटोक्रोम रेड या PR 660 कब काम करेगा, दिन में। काम क्या है, लाइट को, कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करना। चलो भाई,
जैसे ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, अच्छा इसके बहुत नंबर है, पीआर के बहुत नंबर है, मॉलिक्यूल है ना, हजारों लाखों के तादाद में ये मॉलिक्यूल पड़े हैं प्लांट के अंदर। आगे चल के मैं ये सवाल पूछूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा, इसकी लोकेशन बताएं। और हाँ, इतना मैं बता रहा हूं कि ये फ्लावरिंग करवाएगा और दीगर बहुत सारे और भी काम है, मगर फ्लावरिंग करवाएगा। तो लोकेशन का जो रिलेशन है वो फ्लावरिंग काम से है। तो इतना थोड़ा माइंड में रख लें कि ग्रोइंग एरियाज में मिलेगा ये पिगमेंट, ग्रोइंग एरियाज में, ग्रोइंग एरियाज, क्योंकि ग्रोइंग एरियाज होंगे तो ग्रो करके वहां पे फ्लावर बनाएंगे ना। अगर ये पिगमेंट बड में, ग्रोइंग एरियाज में, टिप्स में, मेरिस्टेमेटिक जोन्स में, चलो भाई, मतलब ये क्लियर करेंगे। अभी क्लियर नहीं है, अभी ऐसा बना लिया है कि यहाँ पे होंगे, हो सकते हैं, चलो, क्योंकि फ्लावरिंग नए पार्ट से बनती है, बड से बनती है। आगे चलते हैं, सुने, जैसे ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा इस वेवलेंथ पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये दिन में कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे फॉर्म में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एब्जॉर्ब कब कर रहा है रेड लाइट, और दिन में एब्जॉर्ब होते कन्वर्ट हो रहा है सेकंड फॉर्म में, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो सेकंड फॉर्म है कौन से टाइम में बनेगा, आप कहेंगे दिन में, क्योंकि ये रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा, करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो दूसरा फॉर्म दिन में बनेगा, मगर काम वो रात को करेगा। दूसरे फॉर्म का नाम है क्या? दूसरे फॉर्म का नाम है फाइटोक्रोम फार रेड, PFR। PFR का मतलब है फाइटोक्रोम, वो जो फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करे। FR का मतलब है फार रेड। अब फार रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो है 730 नैनोमीटर। फार रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो 730 है, और ये मिलती है बिटवीन डॉन एंड डस्क। डॉन एंड डस्क यानी कब? शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले, इट मीन सारे की सारी रात ये लाइट अवेलेबल होती है। अगर मैं आपसे पूछूं, गौर से सुने, खोपड़ी खोल के सुने, क्या ये रात को बनेगा? नहीं 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 भाई, ये रेड लाइट बना रही है, ये रेड लाइट, ये एब्जॉर्ब। मैं ऐसा कह रहा हूं, इसने दोस्ती रखी है रेड लाइट से, इनका आपस में रिलेशन है, और रेड लाइट ही इसको, इसका नाम निशान खत्म कर रही है। कौन से टाइम में करेगी? रेड लाइट दिन में है, एब्जॉर्ब भी दिन में करेगा, खत्म भी दिन में होगा। खत्म का क्या मतलब है? कि उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट मींस ये भी दिन को बनेगा। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूं कि ये दिन के टाइम में कन्वर्ट हुआ है PFR में, इट मींस PFR बना है दिन के टाइम में, तो बात तो गलत नहीं है, ठीक है। अब क्या मैंने ये कहा है कि ये दिन को बनता है? ये नहीं कहा, मैंने कहा ये दिन को काम करता है। काम का मतलब है, काम का मतलब है, फंक्शन का क्या मतलब है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक हो गया ना। दिन को फंक्शन करता है, फंक्शन का मतलब है लाइट एब्जॉर्ब करना, और लाइट एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट होता है दिन में, इट मींस ये दिन में बनता है। मैंने एक बात बताई है, इसकी लाइट एब्जॉर्प्शन और इसका कन्वर्जन और इसका बनना, ये बातें क्लियर, ये पॉइंट्स क्लियर होंगी तो बस 5 मिनट का आगे टॉपिक है। ओके, चलो भाई, नाइट हो गई। अब अगर मैं कहूं ये जो दिन है ये है 14 घंटे का, जो दिन है 14 घंटे का, तो भाई नाइट कितने घंटे की होगी? जो नाइट होगी वो होगी 10 घंटे की। इसका मतलब ये हुआ कि जो, सुने भाई, गौर से सुने, 14 घंटे दिन है ना, 14 घंटे इसने लाइट एब्जॉर्ब की है। कौन सी? 14 घंटे ये PFR में कन्वर्ट हुआ है, 14 घंटे ये बना है, बस
सारे का सारा मसला हल हो गया, अगर यहां तक क्लियर हुआ है तो। सुने भाई, अब नाइट की बात आप बताएंगे। अब नाइट की बात आप बताएंगे। नाइट में ये लाइट है, ये लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा? PFR इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कौन से टाइम में? नाइट, बिटवीन द डॉन एंड डस्क। और ये इस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब जैसे करेगा, ये वाली लाइट इसको क्या कर देगी? कन्वर्ट। किसमें? यानी इसकी अपनी लाइट इसको कन्वर्ट इसमें कर रही है, और इसकी अपनी लाइट इसको कन्वर्ट उसमें कर रही है। तो अगर मैं कहूं ये लाइट को एब्जॉर्ब कौन से टाइम में करेगा? नाइट में। और ये नाइट में लाइट को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट भी होगा। कहां से? PFR से PR में। ये भी कौन से टाइम में होगा? नाइट में। चलो इसको मैं हटा देता हूं, ये तो सिंपल चीजें, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए हैं आपके कैसे कन्वर्ट होगा। कन्वर्जन आपकी बिल्कुल ओके हो गई है। मूविंग टू आगे भाई, सुने। अभी क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10 घंटे इसने लाइट एब्जॉर्ब की है? कौन सी लाइट? 730 वाली। क्या मैं कह सकता हूं 14 घंटे ये बना था, 10 घंटे ये टूटा है, 10 घंटे ये इस शक्ल से इस शक्ल में कन्वर्ट हो गया है? अब आप बता सकते हैं कि ये ज्यादा बना है या ये ज्यादा बना है? PFR के बनने के लिए 14 घंटे, क्योंकि वो दिन में बनता है। अब ये बता सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ PFR और PR की लाइट कौन सी इसकी फॉर्मेशन कर रही है? कौन सी? रेड। इट मींस कौन से टाइम में? दिन के टाइम में, डे के टाइम में, ठीक है। और ये फॉर्मेशन इसकी रेड लाइट कर रही है। और ये अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कर रहा है। चलो भाई, तो भाई ये 14 घंटे बना है, और ये कितने घंटे बना है? 10 घंटे। अब अगर मैं पूछूं कल वाला दिन 14 घंटे नहीं होगा, 14.5 घंटे, चलो करते हैं 13 घंटे होगा। और नाइट कितनी होगी? 11 घंटे। तो मुझे बताएं ये सीजन कौन सी है? लॉन्ग डे वाली, शॉर्ट डे वाली? दिन छोटा हो गया। क्या मैं कह सकता हूं कि चलो ये नहीं है, ये है? अगर नाइट, क्यों हमने शॉर्ट डे कहा? क्योंकि 14 घंटे से दिन हो गया 13 घंटे, और 10 घंटे से नाइट हो गई 11 घंटे। नाइट बढ़ गई और डे कम हुआ तो शॉर्ट डे हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, कल आज 14 घंटे बना PFR, और कल 13 घंटे बनेगा? कल ज्यादा बना था, आज कम बना है। तो भाई कौन सा केमिकल है प्लांट के बॉडी के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है डे एंड नाइट की लेंथ से? वो केमिकल का नाम बताएं। वो केमिकल है फाइटोक्रोम। और फाइटोक्रोम के कौन से 2 फॉर्म है? PFR और PR। मैंने पढ़ाया था कि बायोलॉजिकल रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो अंदर के केमिकल को सेंस करती है। फला केमिकल इतना चाहिए तो फ्लावरिंग करेंगे, नहीं तो नहीं। आज हमने जांच लिया, पता चल गया कि वो केमिकल है कौन सा। वो केमिकल ये हैं दोनों, मतलब फाइटोक्रोम है, उसके 2 फॉर्म है। अब बताएं प्लांट किसको सेंस करता है फ्लावरिंग करने के लिए? PFR को और PR को। अगर मैं कहूं लॉन्ग डेज है तो PFR की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी दिन ब दिन। प्लांट कह रहा है 80% चाहिए। क्या 80% चाहिए? PFR 80% चाहिए। अगर ये लॉन्ग डे है तो आज ये 70% है, कल 71, फिर 72। प्लांट वेट करेगा किसका?
80 कब आएगा? जब दिन बड़ा होगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डेज में पीएफआर की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अगर कोई प्लांट कह रहा है मुझे 50% चाहिए पीएफआर, सुने भाई, नहीं शॉर्ट डे नहीं कह सकते, उसको देखेंगे कि ये पीएफआर की कंसंट्रेशन अगर 40 से ऊपर आ रही है, यानी दिन आज 7 घंटे का है, कल 8 घंटे का, फिर 9 घंटे का, बढ़ती जाती है, तो प्लांट फ्लावरिंग करेगा 50 पर। 50 पर भी लॉन्ग डे क्यों कहा हमने? क्योंकि इससे पहले पीएफआर की कंसंट्रेशन कम थी, दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। इट मींस ये हो गया कल जो हमने पढ़ा कि भाई शॉर्ट लॉन्ग डे उन सबको कहेंगे जो कौन से माह से बाद फ्लावरिंग करे। दिन कब से बढ़ते हैं? 21-22 दिसंबर या 21-22 जून? 21-22 दिसंबर से पहले क्या 14 घंटे का दिन होता है क्या? 7-8-9 घंटे का दिन होता है, फिर बढ़ता जाता है। तो कोई प्लांट 8 घंटे पर फ्लावरिंग करेगा, कोई 9 पर, कोई 10 पर, कोई 11 पर, कोई 12, कोई 13, कोई 14, कोई 15। तो क्या सबको एक ही कंसंट्रेशन चाहिए पीएफआर की 80%? जरूरी है नहीं, हर किसी की कंसंट्रेशन अपनी अपनी है। तो इट मींस अब फाइनल रिजल्ट पर आ गए। तो भाई मुझे ये बताएं कि ये कंसंट्रेशन करती क्या है? ये कंसंट्रेशन हर एक प्लांट में तय हुई है, सिलेक्टेड है कि मुझे इतनी चाहिए। वो सिलेक्टेड कंसंट्रेशन पर्टिकुलर जीन को स्टिमुलेट करती है। जागो भाई जागो। वो जो जीन है केमिकल बनाता है, उस केमिकल का नाम है फ्लावरिंग करने वाला हार्मोन, और वो हार्मोन को कहते हैं फ्लोरिजन हार्मोन। वर्नेलिन भी एक फ्लोरिजन हार्मोन था। तो ये फाइटोक्रोम का काम है। क्या हुआ फाइटोक्रोम का काम? स्टिमुलेट द फ्लावरिंग लाइट को सेंस करके केमिकल कितना चाहिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। अब क्या फोटोपीरियडिज्म पर फाइटोक्रोम का इफेक्ट है कि नहीं है? फोटोपीरियडिज्म की सारी जो डेप्थ नॉलेज है वो इसमें छुपी हुई है। तो भाई चलते हैं, स्टिमुलेट फ्लावरिंग हार्मोन बाय सेंसिंग द डे लेंथ, बिल्कुल सही है। 15 वाला लेक्चर नाम बताएं टॉपिक का तो अपलोड होगा। बिहेवियर, इंशाल्लाह आज रात बिहेवियर वाला लेक्चर मैं अपलोड करूंगा। अभी निकाला है मैंने, बड़ी मेहनत करने के बावजूद बिल्कुल आसान तरीके से निकल गया, जो तरीका हमें नहीं आ रहा था पहले। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने बताया। चलो भाई, मुझे क्या दिखाना है? कुछ आपको कुछ दिखाना है। कहाँ पे है? सॉरी बायोलॉजी, यूएसबी दे दी तुम्हारी फोटो रखियो है करो, डिलीट कहे छा मारा है शरीर, नुकसान कराए शरीर। फोटो रखियो है करो एंड्रॉइड ऑप्शन में, पूछो तो दे। चलो भाई एक चार्ट है जो मुझे दिखाना था, ओ सुबह ने रेखारी नुमा, कल वो चार्ट देखेंगे। अभी आगे चलते हैं। ठीक है, एक टॉपिक रहता है जो मुझे दिखाना था आपको, मगर अभी अवेलेबल नहीं है, तो कल देखेंगे। अब आगे कौन सा टॉपिक है? फाइटोक्रोम के बाद फाइटोक्रोम के फंक्शंस हैं जो कल मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, कंपैरिजन करवाऊंगा उन सब का। इसके बाद है टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एक है टॉपिक इन विट्रो एंड इन विवो। इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने टिश्यू कल्चर में समझा दिया है। सुने, इन विवो का मतलब है ओपन एरिया में प्लांट को ग्रो करवाना। ओपन एरिया कौन सी हैबिटाट हो गई? नेचुरल हैबिटाट हो गई, या ओपन फील्ड में, या मैं कहूँ प्लांट बॉडी पर, प्लांट बॉडी में किसी चीज को या एनिमल की बॉडी में किसी चीज को ग्रो करवाना। भाई अगर
बच्चा एक क्लोन करवा रहे हैं और एनिमल की बॉडी में करवा रहे हैं, तो एनिमल की बॉडी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट है ना। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में किसी चीज की ग्रोथ करना, कोई टेक्निक करना, ये कहलाती है इन विवो। और अगर कोई चीज बनाए आप लेब के अंदर मतलब कौन से एनवायरनमेंट में, आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, यानी स्टरलाइज एनवायरनमेंट में, जैसे टिश्यू कल्चर किया था। टिश्यू कल्चर किसका एग्जांपल है, इन विवो या इन विट्रो? तो ये है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का एग्जांपल देगा ये ठीक है। तो मैंने पढ़ाया था, सारी चीजें क्लियर की थी रिगार्डिंग दिस। तो मूविंग तो आगे वाला टॉपिक कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इससे पहले अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछ लूं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो क्या मुझे बता पाएंगे? मैंने पढ़ा दिए हैं फर्स्ट टॉपिक, यहां से स्टार्ट किया था। सुने भाई, कौन सा यूनिपेरेंटल है बताते जाएं। ये यूनिपेरेंटल और ये बाई पेरेंटल। किसके लिए गैमेट की फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, गैमेट की फॉर्मेशन जरूरी नहीं, रेयरली होगी, एक दो केस हैं वो बताया था मैंने। गैमेट की फॉर्मेशन क्या है, कंपल्सरी, नहीं तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी। उसके बाद गैमेट का फ्यूज होना, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। उसके बाद जायगोट का बनना, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जायगोट भी बनेगा। उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा इस जायगोट से, जो बेबी पैदा होगा, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, वो बिल्कुल कॉपी होगा किस पर, अपने पेरेंट पर, यूनिपेरेंट पर की क्या होगी, क्लोन होगा वो बच्चा। और यहाँ पे जो बच्चा होगा, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, क्योंकि बाय पेरेंट है, एक पेरेंट मेल होगा, दूसरा पेरेंट फीमेल होगा, ये भी गैमेट देगा, ये भी गैमेट देगा, दोनों के डिफरेंट गैमेट हैं, तो जेनेटिक मटेरियल दोनों का अलग अलग होगा। तो जायगोट भी एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो बच्चा भी जो पैदा होगा उसमें मिक्स कॉम्बिनेशन होंगी, माँ के भी कैरेक्टर होंगे और बाप के भी कैरेक्टर होंगे। ठीक हो गया, ये चीजें पढ़ी थी। मुझे बताएं सेक्सुअल मोनोटोनी कहते हैं हम, सेक्सुअल मोनोटोनी कहते हैं हम क्लोन कंडीशन को, मतलब आइडेंटिकल बच्चे देना। ये किसका फीचर है और किसका नहीं? सेक्सुअल का ये फीचर नहीं है, ये सेक्सुअल का फीचर है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको क्या करता है, अवॉइड करता है। क्यों जरूरी है ये चेंज, क्यों जरूरी है चेंज लाना, मींस सेक्सुअल मोनोटोनी को अवॉइड करना, चेंज लेना क्यों जरूरी है एवॉल्व करने के लिए? एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ऑर्गेनिज्म को भी चेंज होना चाहिए। तो मुझे बताएं इन दोनों में से एवॉल्व टाइप का रिप्रोडक्शन कौन है और सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन कौन है? आपने कहा सर जो एसेक्सुअल है वो सिंपल टाइप का है और सेक्सुअल इवॉल्व टाइप का है। तो भाई जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी सिंपल है, लोअर एनिमल इनवर्टिब्रेट भी सिंपल है, वर्टिब्रेट हायर एनिमल है, एंजियोस्पर्म हायर प्लांट है। हायर एनिमल और हायर प्लांट में जो रिप्रोडक्शन का मेन मेथड होगा, दोनों हो सकते हैं, मेन मेथड कौन सा होगा? इवॉल्व है तो सेक्सुअल। और अगर पिछले प्लांट पे जाएं, पिछले एनिमल लोअर प्लांट पे जाएं, तो उनको रिप्रोड्यूस करने का जो मेन तरीका होगा वो एसेक्सुअल होगा। उन्होंने स्टार्ट लिया होगा सेक्सुअल का, जैसे ऊपर चलते जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ता जाएगा और एसेक्सुअल कम होता जाएगा। अभी वो चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सुने भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो स्टार्ट लेते हैं टाइप 1 जिसको कहते हैं फिशन। फिशन का मतलब है, बाइनरी मल्टीपल फिशन पढ़ाया हुआ है। फिशन का मतलब है जब एक बॉडी, एक सेल इक्वली दो ऑफस्प्रिंग में टूट जाए, डिवाइड हो जाए, बट जाए। एक पेरेंट एक सेल पर मुश्तमिल है और ये एक सेल दो सेल में डिवाइड हुआ है, इनको डॉटर सेल भी कहेंगे और इनको इसके बच्चे भी कहेंगे, न्यू ऑफस्प्रिंग भी कहेंगे। ठीक है, ये इसको कहते हैं फिशन। कौन से एनिमल में होगा ये? यूनिसेल्यूलर एनिमल की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे प्रोटोजुआ में, प्रोटिस्टा में ये होता है, प्रोटिस्टा में ये होता है, एमोबा, यूग्लिना, पैरामेशम,
इनके अंदर ये होता है। ठीक हो गया भाई, फिशन। उसके अलावा एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं बडिंग। बडिंग देखें भाई, एनिमल की स्टडी कर रहे हैं, मैं यीस्ट का एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं। ये यीस्ट है, यूनिसेल्युलर फंजा है, इसकी साइड से छोटा सा सेल निकला। ये जो छोटी, ये पेरेंट सेल हो गया बड़ा, और ये नया सेल, डॉटर सेल, छोटा सेल, एक बन रहा है ना। तो क्या ये और ये आपस में इक्वल है? अनइक्वल है, तो इसको कहेंगे स्मॉल आउट ग्रोथ। जब ऐसे कोई नया सेल अनइक्वल छोटी साइज से बने, फिर लंबा बड़ा होता जाए और मैच्योर होके सेपरेट हो जाए, तो इस कंडीशन को हम बडिंग कहते हैं। बडिंग का मतलब है पेरेंट बॉडी से छोटा सा बड का निकलना। आउट ग्रोथ, बड क्या है? आउट ग्रोथ है, और वो बड़ी होकर मैच्योर होकर सेपरेट हो जाए। हम देखते हैं इस एनिमल में, पता नहीं आप बताएंगे ये कौन सा एनिमल है। ये डिप्लोब्लास्टिक है, इसको जो है ये देखें, ये पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा ये क्या है। टेंटिकल्स है अराउंड द माउथ, और ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, बीच में मीजोगिलिया है। ये जब डिवाइड करता है तो इससे छोटा सा एक बड भी, दो बड भी, तीन बड भी, तीन से ज्यादा बड भी निकल सकते हैं। कोई छोटा है, कोई बिल्कुल बड़ा है, कोई इंटरमीडिएट है। ये बड निकले, एक भी निकल सकता है, ज्यादा भी निकल सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाएंगे, और बड़े होकर एक अलग ऑफ जो मेच्योर हो जाएंगे तो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएंगे, ये न्यू इंडिविजुअल कहलाएंगे। इसको बडिंग कहते हैं। बडिंग और फिशन में डिफरेंस क्या हुआ? इसमें दो अनइक्वल पार्ट में बॉडी डिवाइड हो रही है, इक्वल साइज के बच्चे पैदा हो रहे हैं, और यहाँ पे इक्वलिटी का कोई नहीं है, और नंबर भी कांस्टेंट नहीं है। इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3, 4, व्हाटएवर। चलो भाई, मूविंग टू आगे। उसके बाद एक और तीसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन देखिए ना, ये लोअर एनिमल के फीचर्स लग रहे हैं हमें। रीजनरेशन, जनरेशन, स्पेलिंग को सेट कर दे। रीजनरेशन का मतलब है कोई पार्ट कट हो जाए, लॉस्ट हो जाए, और वो जो कट हो गया, बॉडी से टूट गया, जैसे यहां से हाथ को तोड़ दे, फिर ये हाथ तो बॉडी से सेपरेट हो गया, मगर इस रिमेनिंग पार्ट से ये हाथ दोबारा बन जाए, इसको कहते हैं रीजनरेशन। क्या हायर एनिमल में हम में होगा? हाथ को तोड़ के, छोटी सी उंगली को तोड़ के देखें, नहीं होगा भाई, लोअर एनिमल का फीचर है। चलो भाई, हमारी बॉडी के सेल्स में जो सेल्स हैं वो टोटीपोटेंट नहीं है। टोटीपोटेंट का मतलब है हर एक सेल के पास पूरी बॉडी के बनाने के लिए इंफॉर्मेशन रेडी नहीं है। जीन अवेलेबल हैं, मगर बाकी जीन सोए पड़े हैं। चंद जीन को हमने जगा लिया है कि आपको यहाँ काम करना है। क्या बाजुओं में सारी बॉडी के जीन नहीं है? हर सेल के अंदर 30 के 30,000 जीन है। एक सेल में 30,000 जीन होते हैं, हर बॉडी के सेल में 30,000 जीन होते हैं। लिवर के सेल के अंदर जो जीन एक्टिव है वो बाकी जगहों पे एक्टिव नहीं होंगे। आप कहेंगे सर कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो रीजनरेट करते हैं, जैसे स्किन, लिवर और टंग, नेल्स, हेयर, इनकी रीजनरेशन होती है। टंग में बिल्कुल थोड़ी रीजनरेशन होती है, स्किन में सबसे ज्यादा होती है, और लिवर में भी होती है। तो इनके सारी पूरे ऑर्गेनिज्म की रीजनरेशन नहीं हो सकती, चंद लिमिटेड एरियाज हैं। तो भाई रीजनरेशन का मतलब है जो कट जाए पार्ट उसका दोबारा बनना। अब रीजनरेशन का एग्जांपल हमें बेस्ट कहाँ पे मिलता है? इकाइनोडर्म्स में मिलता है। इकाइनोडर्म्स में एक ऑर्गेनिज्म है, फिगर से आप पहचानेंगे, 5 आर्म वाला पेंटामीरस स्टारफिश। अगर इसकी आप एक आर्म को कट कर लें तो ये जो कट हो गई आर्म, भले ये कट होके सेपरेट हो जाए, ये फिर ग्रो करके करते 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 ये फिर बन जाती है। ठीक है, तो ये इसमें रीजनरेशन होती है। और वॉल लिजर्ड में होती है, उसका टेल कट जाए फिर बन जाता है। रीजनरेशन में ऐसा नहीं होता कि जो पार्ट ये कट गया है इससे न्यू ऑर्गेनिज्म बने, नहीं नहीं, जो कट गया है कटे हुए पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बना, कटा हुआ पार्ट फिर बची हुई बॉडी से फिर बनेगा। ठीक हो गया भाई। रीजनरेशन का ही एक और टाइप है, रीजनरेशन का ही सुपरफिशियल फॉर्म है, स्पेशल टाइप है, जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहा मैंने? इसको रीजनरेशन का इवॉल्व टाइप का फॉर्म है।
फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी जो है फ्रेगमेंट में टूट जाए, पीसेस में टूट जाए, ये पता नहीं मैं कौन सा ऑर्गेनिज्म बना रहा हूँ जिसको बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, अर्थवर्म, सेगमेंटेड वर्म। आप इसके टुकड़े टुकड़े कर लें, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर लें, मैंने पढ़ाया हुआ है। हर एक टुकड़े से, ये एक पीस, 2, 3, 4, 5, एक टुकड़े से न्यू इंडिविजुअल पैदा होगा यानी कटे हुए टुकड़े से, यहाँ पे कटे हुए से नहीं हो रहा था। ये सिंपल टाइप का रीजनरेशन है और ये इवॉल्व टाइप का रीजनरेशन है जिसको हम नाम दे रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सिंपल टाइप के रीजनरेशन से चेंज करने के लिए, डिफरेंस समझने के लिए कि यहाँ पे जो बॉडी का पार्ट अगर एक कट गया तो देखें, सपोज करें ओनली ये कट लगाते हैं हम, तो कितने पीस हो गए, एक ये, चलो यहाँ पे एक कट लगाते हैं, एक पीस ये हो गया और एक ये सारे का सारा। अब इस छोटे से टुकड़े से भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा और ये जो बाकी बचे हैं इनसे ये लॉस्ट हुआ पार्ट भी फिर बनेगा। तो दोनों रीजनरेशन भी हो रही है और हर फ्रेगमेंट से, कटे हुए पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म भी बन रहा है। इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और ये किस में होगा, एक तो हमने एग्जांपल ले लिया अर्थवर्म, और उसके बाद आपके जो स्पंजेस हैं, ओरीफेरा हैं, एक एक सेल में तोड़ दें इनको, हर एक सेल से एक नया नया स्पंज बन के जाहिर होगा। ठीक है, बडिंग हाइड्रा वाले फाइलम में होता है, हाइड्रा वाला फाइलम मतलब निडेरिया मतलब सेलेंट्रेट्रा। ठीक है, ओबिला वगैरह इनमें होगा। तो भाई ये हो गया रीजनरेशन। उसके बाद कौन सा टाइप है, सुने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या कहा था कि गैमेट की जरूरत नहीं है, मगर रेयरली हमने कहा था कि जरूरत हो सकती है, मगर फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल है। तो भाई पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा टाइप है जिसमें एक एग से एक न्यू इंडिविजुअल पैदा होगा और ये एग क्या होगा, कौन सा होगा, अनफर्टिलाइज्ड। देखें भाई, ये पार्थेनोजेनेसिस का किस्सा मिलता है हमें इंसेक्ट में, स्पेशली हनी बी में, एंट में, हनी बी में, वेस्प में, इनमें ये मिलता है। तो हनी बी का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हनी बी के अंदर 3 टाइप के इंडिविजुअल होते हैं। गौर से सुनिए ये बात। मेल जिसको हम कहते हैं किंग, फीमेल जिसको हम कहते हैं क्वीन। फीमेल क्वीन और मेल दोनों होते हैं क्या, डिप्लॉयड। मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा जिसको हम कहेंगे स्पर्म, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी जिसको हम एग या ओवम कहेंगे। गैमेट क्या होंगे भाई, हेप्लॉइड। गैमेट क्या होंगे, हेप्लॉइड। मेल और फीमेल में सेक्स का डिफरेंस है, जैसे ह्यूमन में XY का डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे जेंडर चेंज है। तो भाई सुने, अगर स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करें तो क्या बनेगा, जाइगोट मतलब कौन सा सेल, इट में बी मेल यानी किंग, इट में बी फीमेल यानी क्वीन। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा डिप्लॉयड, दैट में बी मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल का बनना, मेल प्लस फीमेल का बनना कौन सा रिप्रोडक्शन हो गया, क्योंकि गैमेट बनने के बाद जाइगोट बना, इट मींस फर्टिलाइजेशन हुई। अब अगर मैं कह रहा हूं ओवम थे 100 और 80 ओवम फर्टिलाइज्ड हो गए, तो उनमें से सपोज करें 40 मेल बने, 40 फीमेल, या 50 मेल बने, 30 फीमेल। एग कितने बच गए, 20 एग ऐसे हैं जो क्या हैं, अनफर्टिलाइज्ड। अब ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग बचे हुए हैं, ये एग ग्रो करेंगे, ग्रो करके एक वर्कर बना लेंगे जो 3rd टाइप का हनी का मेंबर होता है। एक मेल क्वीन, दूसरी फीमेल, एक मेल किंग, दूसरा फीमेल क्वीन, और तीसरा जो है वो वर्कर। जो वर्कर होता है ना, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है नेक्टर लेकर आना। जस्ट इसका ये काम होता है, जाना, फ्लावर को ढूंढना, नेक्टर को कलेक्ट करके शहद बनाना। शहद बनाने के लिए ये वर्कर जाता है। अब ये
जो वर्कर है ये क्या होगा, हेप्लॉइड, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बना है। तो क्या इंसान के अंदर ऐसा होगा अगर मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में फर्टिलाइज ना करें, ओनली एग से एक बच्चा पैदा हो जाए? हायर एनिमल में ऐसा नहीं होने वाला। ये लोअर एनिमल है तब ऐसा हुआ है। फिर भी मसला है। मसला कौन सा है कि ये जो वर्कर बना है ये होता है बेचारा स्टीराइल। स्टीराइल का मतलब है ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अनफर्टाइल है, नॉन फर्टाइल है, तो स्टीराइल होता है। मुझे बताएं, मेल और फीमेल जो बने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ये दोनों फर्टाइल होंगे या स्टीराइल होंगे? फर्टाइल होंगे। ठीक हो गया भाई, तो वर्कर का बनना। अच्छा, एक और बात इसके बारे में, एक तो स्टीराइल होगा, दूसरी इसकी शेल्फ लाइफ होगी। शेल्फ लाइफ का मतलब है 20 दिन होंगे इसके पास, 100 दिन होंगे, उसके बाद ये मर जाएगा। इसका काम ही ये है कि नेक्टर कलेक्ट करके ले आओ। ठीक है, लड़ेगा नहीं क्वीन और किंग से कि आज मैं गया हूँ नेक्टर लेने, कल आप लेने जाओ। इनका बिहेवियर है, जिसका जो काम है मिला हुआ है विरसे में, ये वही काम करेगा और काम करते करते मर जाएगा। ठीक हो गया भाई। इसलिए हनी बी में क्या होता है, एग ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, ताकि अनफर्टिलाइज बच सके। अनफर्टिलाइज बचेंगे तो नेक्टर को कलेक्ट करने वाला बनेगा। नेक्टर को कलेक्ट करने वाला कभी भी डिप्लॉयड नहीं होता और फर्टाइल भी नहीं होता। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, और दैट इज क्लोनिंग। हाँ भाई, क्लोनिंग के बारे में क्या कहते हैं? क्लोनिंग का मतलब है आइडेंटिकल कॉपी बनाना किसी चीज़ की आइडेंटिकल कॉपी बनाना। क्लोनिंग में भी नेचुरल, क्लोनिंग में भी आर्टिफिशियल। सुने भाई, क्लोनिंग मॉलिक्यूल की हो सकती है। हाँ भाई, डीएनए से डीएनए बनता है, ये मॉलिक्यूलर क्लोनिंग है। नेचुरल भी हो सकती है, रेप्लिकेशन इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। और डीएनए से जो डीएनए बनता है वो 100% सेम होता है। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के अलावा क्या ऑर्गेनेल के लेवल पर क्लोनिंग हो सकती है? माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया बना, क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट का बनना, बाइनरी फिशन के थ्रू ये ऑर्गेनेल की न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बनना, 40 न्यूक्लियस वाले से 40 क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियस बनना। उसके अलावा क्लोनिंग क्या सेल की हो सकती है? माइटोसिस, सारे की सारी माइटोसिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये क्लोनिंग है। जो सेल डिवाइड होता है और जो दो बनते हैं, आइडेंटिकल कॉपी होते हैं एक दूसरे से। मियोसिस क्लोनिंग का एग्जांपल है कि नहीं? मियोसिस ऑनलाइन वाले आप नहीं बता रहे अभी, नहीं। चलो भाई, उसके अलावा टिश्यू की क्लोनिंग, ऑर्गन की क्लोनिंग, और पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग हो सकती है। मगर टिश्यू की, ऑर्गन की, ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग ज्यादा प्लांट में होगी या ज्यादा एनिमल में होगी? क्यों प्लांट में भाई? प्लांट और लोअर एनिमल में क्यों? क्योंकि इनके सेल क्या है, टोटीपोटेंट है। और ये हायर एनिमल के अंदर हायर के अंदर इतनी नहीं होती। आप हर्ट ली आपने, और हर्ट से हर्ट नहीं बनेगी, ब्रेन से ब्रेन नहीं बनेगा। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल ट्रीटमेंट करके हम बना सकते हैं। क्लोनिंग हम ऑर्गेनिज्म की भी, हायर एनिमल के हम अपनी क्लोन कर सकते हैं, मगर नेचुरली ये पॉसिबल नहीं कि ऑर्गन आपने कोई भी उठा लिया, उससे क्लोन कर लिया आपने। तो हम टेक्निकली कर जाते हैं, मगर उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक हम क्लोन करते हैं हायर एनिमल का, और हायर एनिमल में मेमल को लेते हैं, मेमल से हम शीप को लेते हैं, जो 1997 में 1997 में शीप की फर्स्ट क्लोनिंग की गई थी, डॉली शीप की। उसका एग्जांपल लेते हैं, सुने भाई। डॉली शीप 1997 में फर्स्ट क्लोन किया गया, किसका? एक शीप का, जिसको कहते हैं डॉली शीप। सुनिए, अब ये एक शक्ल को ना देखना, हंसना मना है, ठीक है भाई। ये एक शीप है और ये दूसरी शीप है।
अब इसने एग दिया, इसने प्रोड्यूस किया एग। सुने भाई, एग कहां से प्रोड्यूस होता है कमेंट में बताएं। ओवरी के अंदर, ओवरी से एग प्रोड्यूस होकर ओविडक्ट में आता है। अब क्या आपको पता है कि जब फीमेल एग प्रोड्यूस करती है एनिमल के अंदर, तो उस सेम टाइम में जो यूटीरस है, जो यूटीरस है वो होता है प्रिपेयर फॉर व्हाट, फॉर इम्प्लांटेशन, बेबी को रखने के लिए। क्यों भाई, क्यों भाई? भाई एग बना है तो मेल से स्पर्म आएगा, ठीक है। अगर एग ना बने खाली स्पर्म आए तो क्या यूटीरस अपने आप को प्रिपेयर करके रखेगा? नहीं। तो यूटीरस का प्रिपेयर होना एग के साथ रिलेटेड है। जब एग बनेगा यूटीरस रेडी है। अब रेडी का मतलब आगे पढ़ेंगे कि यूटीरस की एंडोमेट्रियम ग्रो करके रहेगी, वस्कुलर बनेगी, थिक मोटी हो जाएगी ताकि आसानी से इसके अंदर जाइगोट इम्प्लांट हो जाए ब्लास्टुला एज में। चलो भाई, स्पर्म आएगा, दोनों फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट आके क्या ओवरी में इम्प्लांट होगा, ओविडक्ट में इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट होगा आके यूटीरस में। बच्चा जो डेवलप होगा वो यूटीरस में होगा। तो फीमेल बॉडी के अंदर ये तय होता है जब एग बनता है यूटीरस रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। चलो भाई, एग बन गया। अभी हमने क्लोनिंग करनी है। अगर स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाए, जाइगोट से जो बच्चा पैदा होगा उसको क्लोन कहेंगे। क्यों? ये कॉम्बिनेशन टू डिफरेंट पेरेंट का होगा, तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। हम क्लोन की बात कर रहे हैं। सुने, हम क्या करेंगे, स्पर्म की बात नहीं लेंगे, ओनली हमने ले लिया क्या, ओनली हमने ले लिया एग। अब एग, एग को गौर से समझना है भाई। ये है एग, ये एग का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंटेन कितने क्रोमोसोम? हेप्लॉइड नंबर, हेप्लॉइड नंबर। अगर 40 है टोटल तो 20, अगर 60 है तो 30, अगर कितने भी हैं उनके हाफ। तो एक ये शीप है दूसरी वाली, जिसको मैं आगे चल के डोनर का नाम दूंगा। ये जो शीप है इसका कोई ना कोई हमने सोमेटिक सेल ले लिया। सोमेटिक सेल भाई किसी भी बॉडी के ऑर्गन से, किसी भी रीजन से सेल ले ले, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे? डिप्लॉइड। चलो भाई, अगर इसके पास 20 है तो इसके पास 40। चलो, अब किसका न्यूक्लियस क्लोन करने के लिए सफिशिएंट है, एग का या सोमेटिक सेल का? एग का। एग के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इंसान का बच्चा 23 क्रोमोसोम से पैदा होगा, कितने क्रोमोसोम चाहिए? 40 चाहिए ना, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिक्वायर फॉर द कंप्लीट बेबी फॉर्मेशन 40, मतलब डिप्लॉइड। एक आधा क्रोमोसोम इधर उधर हो जाए, पता नहीं इंसान से क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाती है ना, तो थर्ड पार्टी बन जाती है या डिजीज हो जाती है, कोई मसला हो जाता है। तो क्रोमोसोम का कितना होना जरूरी है बच्चे पैदा करने के लिए? फिक्स 2n नंबर। तो क्या हमने समझा कि कौन सा क्लोन करने के लिए न्यूक्लियस, कौन से सेल के पास काफी है क्रोमोसोम? इसके पास क्रोमोसोम पूरे। तो किसका न्यूक्लियस काम का है? सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस ले लिया हमने। सुने भाई, क्या हम सोमेटिक सेल कहीं से भी उठा के उसको लैब के अंदर ग्रो करवाएंगे या फीमेल के यूटीरस में लगा देंगे, क्या वो उससे बच्चा पैदा होगा? क्यों बताए? सुने, एग दुनिया का वाहिद सेल है, एग दुनिया का वाहिद सेल है जिसके पास सारी बॉडी 60 ट्रिलियन सेल में से बड़े में बड़ा साइटोप्लाज्म है, बड़े में बड़ा साइटोप्लाज्म है। एग का साइटोप्लाज्म कंटेन करता है केमिकल जिनको कहते हैं ग्रे क्रेसेंट, केमिकल कंटेन करता है जिसको कहते हैं, और ये केमिकल ग्रे क्रेसेंट नाम के केमिकल क्या करते हैं? स्पर्म और एग जब फ्यूज करेंगे ना, स्पर्म से तो सिर्फ न्यूक्लियस आता है, एग से न्यूक्लियस भी और ग्रे क्रेसेंट वाला साइटोप्लाज्म भी। तो स्पर्म और एग अगर फ्यूज करें तो 46 क्रोमोसोम तो पूरे हो जाएंगे ना। जाइगोट में साइटोप्लाज्म किसका? एग का, स्पर्म का, मतलब लार्जेस्ट साइटोप्लाज्म।
तो ये साइटोप्लाज्म का कमाल होता है कि एग के 23 क्रोमोसोम और स्पर्म के 23 क्रोमोसोम के जीन को जगाता है, काम करो, हार्ट बनाओ, लिवर बनाओ, लंग्स बनाओ, अभी ये बनाओ, अभी वो बनाओ। यानी पूरे की पूरी जो डेवलपमेंट है हमारी, वो उसके लिए क्या चाहिए? एक तो जीन चाहिए। कितने जीन? हाफ या पूरे। और उन जीन को जगाने के लिए केमिकल चाहिए जो एक के अलावा किसी भी सेल के पास नहीं है। तो एक हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ये थी कि नंबर ऑफ जीन पूरे चाहिए। उसके लिए हमने एक को पूरा नहीं समझा। किसको पूरा समझा? सोमेटिक सेल को। ये वाला फिट है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम या जीन। और इसका न्यूक्लियस काम का नहीं, मगर इसका साइटोप्लाज्म बड़े काम का है, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म कंटेनिंग ग्रे क्रेसेंट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ जीन। तो क्या ऐसा करेंगे कि इसका खाली न्यूक्लियस ले लेंगे, साइटोप्लाज्म इसका काम का नहीं है, इसके साइटोप्लाज्म को फेंक देंगे। इसका न्यूक्लियस चाहिए विद 2n नंबर। क्या मैं कह सकता हूं इसका न्यूक्लियस विद 2n नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट, 40 क्रोमोसोम। तो वो रिक्वायरमेंट पूरी। और इसका साइटोप्लाज्म, इसका न्यूक्लियस निकाल के फेंक देंगे और इसका लेंगे साइटोप्लाज्म। इसका न्यूक्लियस और इसका साइटोप्लाज्म आपस में करवा देंगे फ्यूज। बताएं बताएं ऑनलाइन वालों, कमेंट में बताएं ये न्यूक्लियस एग के अंदर किसका डाला है हमने? सोमेटिक सेल का। विद हाउ मेनी क्रोमोसोम? 2n नंबर। और साइटोप्लाज्म किसका है? एग का। और ये साइटोप्लाज्म किस काम का है? जीन को जगाने के लिए। कौन से जीन को जगाने के लिए? सारी बॉडी की डेवलपमेंट करवाने वाले जीन को टाइम 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 पर जगाने के लिए। इट मीन्स हम एक बॉडी के सोमेटिक सेल को उठाकर बच्चा पैदा नहीं कर सकते। हमें बहुत सारी टेक्निक से, देखे ना, सिंपल क्लोनिंग नहीं हो रही ऑर्गेनिज्म की, डिफरेंट आर्टिफिशियल टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं हम। 2 टेक्निक पढ़ाई है अभी मैंने। कौन सी? सोमेटिक सेल लिया, उससे न्यूक्लियस ले लिया, एग लिया, उससे सोमेटिक सेल। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये प्योरली नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। क्यों? क्योंकि सोमेटिक सेल काट के लिया है। नेचुरल क्लोनिंग, ट्विंस पैदा होंगे, आगे पढ़ेंगे। ट्विंस नेचुरल क्लोनिंग का एग्जांपल होगा, वो आगे देखते हैं। सुने भाई, वो आगे देखेंगे। ये आर्टिफिशियल नेचुरल मिक्स है, मगर आर्टिफिशियल कहेंगे क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है हमारी। इन्वॉल्वमेंट है तो आर्टिफिशियल कहेंगे। सुने सुने, क्या मैं इसको इक्विवेलेंट टू द जाइगोट कहूं? भाई सुने, जाइगोट और इस सेल में फर्क क्या है? जाइगोट और इस सेल में फर्क क्या है? जाइगोट कंटेन, सुने हैदरी दो, जाइगोट कंटेन 2 different nucleus while serpent chhada, while this cell contain all the gene, all the chromosome, complete diploid nucleus from a single body। इसका कोई जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है जिसने एग दिया है? नहीं। जीन सारे के सारे किसके हैं? 100% जीन इसके हैं। तो अगर इससे बच्चा पैदा होगा तो क्या इस पे जाएगा? किस पर जाएगा? 100% उस पर जाएगा। तो क्लोन जो बनेगा 100% इसका क्लोन होगा। क्यों इसको कहा डोनर? क्योंकि इसने सेल दिया, जेनेटिक मटेरियल दिया, इसको डोनर कह दिया। अभी सुने भाई, जाइगोट बन गया। जाइगोट को देखें, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं। जाइगोट को हमने टेस्ट ट्यूब में रखा, ग्रो करवाएंगे जाइगोट को मोर्यूला में, मोर्यूला को ब्लास्ट्यूला में। सबको पता है कि ब्लास्ट्यूला एक ऐसी स्टेज है जिसमें यूटीरस कहता है मुझे दो भाई। जाइगोट की लेवल में इम्प्लांट नहीं होता। ये जाइगोट जैसे ओविडक्ट से आता है, ये ग्रो करता आता है, ब्लास्ट्यूला एज में आकर यूटीरस में इम्प्लांट होता है। तो जब ब्लास्ट्यूला एज में आएगा तो हम इस ब्लास्ट्यूला एज वाले जाइगोट को उठा के एक फीमेल बॉडी के यूटीरस में रख देंगे। भाई सुने, वो फीमेल कौन सी होनी चाहिए?
जिसने 10 दिन पहले एग दिया, 1 माह 100 दिन पहले एग दिया, या जिसने अभी अभी आज 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 एग दिया है। क्यों भाई, ये क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट? आप कहेंगे सर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसने एग दिया है, इट मींस इसका यूटिरस इज रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन। इट मे बी, ये नहीं कोई और, इट मे बी आउट ऑफ शीप कोई भी ऐसी जिसने अभी अभी एग दिया है, आज के दिन कल रिसेंटली एग दिया है, उसका यूटिरस रेडी होगा। ठीक है, अगर टेक्निक को लगाने के लिए 7 8 10 दिन लग गए हैं तो ये इसका यूटिरस अब रेडी नहीं है। चलो भाई, चलो अभी इसका भी यूटिरस, अगर हम इसका ही अगर यूटिरस रेडी करें तो कैसे करेंगे? आगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, उसमें कहेंगे प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन, जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है, यूटिरस को मेंटेन करता है। हम आर्टिफिशियली ये दे सकते हैं यूटिरस को, ये हार्मोन देंगे तो उसका यूटिरस 7 8 10 20 30 दिन के लिए रेडी रहेगा। ओके, दोनों टेक्निक में भी यूज्ड फॉर दिस। चलो भाई, अब अगर इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांटेशन होने के बाद ये शीप क्या हो गई? प्रेग्नेंट। कौन सा पीरियड स्टार्ट हो गया? गेस्ट्रेशन पीरियड। ठीक है, प्रेगनेंसी से बर्थ तक जो नॉर्मल गेस्ट्रेशन पीरियड होगा वो नॉर्मल पूरा होगा। पूरा होने के बाद इस बच्चे की बर्थ होगी। कौन सी शीप से बर्थ होगी? जिसमें इम्प्लांट किया है। ठीक है, बर्थ होगी। बर्थ होने के बाद ये जो बच्चा पैदा होगा इसको हम कहेंगे क्लोन। किसका क्लोन? दूसरी वाली का, डोनर का क्लोन। कल हम पढ़ेंगे ट्विंस के कॉन्सेप्ट को, आज के लिए इतना काफ़ी है भाई। ये जो क्लोनिंग थी, ये वाली आर्टिफिशियल में कंसीडर करेंगे, मगर एक फीमेल बॉडी से 2 बच्चे पैदा होते हैं। कभी कभी दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, कभी कभी दोनों बच्चे एक जैसे होते हैं। जो एक जैसे होते हैं उनको आइडेंटिकल ट्विन कहेंगे। ये नेचुरल क्लोनिंग में आएगा, ये हम कल पढ़ेंगे। गेस्ट्रेशन का मतलब है पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ये मेल है तो क्लोन विल बी, अगर ये फीमेल है तो क्लोन भी, अगर ये वाइट कलर का है तो क्लोन भी, अगर ये मिक्स कलर का है तो क्लोन भी। भाई क्लोन है तो वही बनेगा ना, क्यों जेंडर चेंज होगा जी? मे भी ले सकते हैं। कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने 2 ले लिए, साइंटिस्ट ने भी 2 लिए थे। अगर इसका ही लेना है तो एग भी इसका लेंगे, सोमेटिक सेल भी इसका लेंगे, कोई बात नहीं, इसका ही क्लोन बनेगा। मगर टाइटल किसको देंगे? इसके एग से क्लोन बना या इसके सोमेटिक सेल से? ओके, 15 वाला लेक्चर में देखूंगा कौन सा है, फिर अपलोड करेंगे। भजन साहब आ रहे हैं, आज के लिए काफी है। विश्व